ऐसे ही का तमाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह खबरों के विश्लेषण के लिए जुड़ गए हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी खबरें हमारे शो का हिस्सा हैं, ऑन द शो क्या है। शुरुआत करेंगे रिलायंस के नतीजों से। क्या बता रहे हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के नतीजे? क्या फिर आएगी कर समाधान योजना? इसके बाद चर्चा होगी बजट से क्या कुछ मिल सकता है मिडिल क्लास को। फिर गहराया अल नीनो का संकट, बुरा फंस गया यस बैंक, और आ गई गिग वर्कर की चिट्ठी वित्त मंत्री के नाम। गिग वर्कर ने लिख भेजे हैं वित्त मंत्री को अपने अरमान। गिग वर्कर यानी कि जो बुकिंग पे काम करें, ओला उबर के ड्राइवर, स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय, ये सब गिग वर्कर हैं। देश में इनकी तादाद बढ़ रही है, बड़ा तबका है और इनके भी अरमान है इस बजट से। क्या कुछ है ये आज आप देखेंगे अरमानों की चिट्ठी में। शुरुआत रिलायंस के नतीजों से। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। बीते हफ्ते कंपनी ने नतीजे घोषित किए। कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफे में 13% की कमी हुई है। रिलायंस का मुनाफा साल दर साल घटकर 15,792 करोड़ रुपए रह गया। पिछले तिमाही में ये 18,594 करोड़ रुपए था। हालांकि इस दौरान कंपनी की बिक्री बढ़ी, यानी कि कमाई तो ज्यादा हुई लेकिन मुनाफा घट गया। बिक्री बढ़कर 2,17,000 करोड़ हो गई, जो पिछले बार 1,85,000 करोड़ के करीब थी। सर, पहला सवाल नतीजों पर ही। रिलायंस के नतीजों की और क्या क्या खास बातें हैं? शुभम, रिलायंस के नतीजों ने बाजार को थोड़ा निराश किया। बाजार की उम्मीदों के हिसाब से रिलायंस का मुनाफा नहीं बढ़ा और रिलायंस की बॉटम लाइन और टॉप लाइन में जो बढ़ोतरी दिखाई देनी थी वो नहीं दिखाई दी, और इसीलिए हमने बाजार में थोड़ा सा निराशाजनक रुख देखा। हालांकि रिलायंस के स्टॉक में तेजी दिखाई दी, लेकिन इसके बाद भी एक महत्वपूर्ण बात, बाकी तो नतीजे हमारे सामने हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि रिलायंस के बोर्ड ने 20,000 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए फंड रेजिंग को भी मंजूर किया है इस बार। रिलायंस के नतीजों की दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो रिलायंस ने बाजार में जो अनिश्चितता दिखाई दे रही ऊर्जा बाजार में, इसे लेकर आने वाले समय के लिए थोड़ा कॉशियस यानी सतर्क रहने वाला गाइडेंस जारी किया, और दूसरा ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर कंपनी की बैलेंस शीट पर, उसके मुनाफों पर दिखाई दे रहा है। ये बात भी रिलायंस ने बताई है। अगर रिलायंस के नतीजे को आप बाजार के ओवरऑल Q3 के नतीजों का, जो तीसरे क्वार्टर के नतीजे हैं, उसका प्रतीक या प्रतिनिधि मान लें तो लगभग सारी कंपनियां अब आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण उनका जो इंटरेस्ट पे आउट है उसे लेकर काफी सतर्क दिख रही हैं। इस बीच रिलायंस के नतीजों के साथ जियो का भी प्रदर्शन देखने को मिला। जियो जो सब्सिडरी है कंपनी रिलायंस की, उसका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। तीसरी तिमाही में जियो का मुनाफा तो बढ़कर 4,663 करोड़ रुपए रहा, लेकिन आरपू यानी प्रति यूजर औसत आय जो थी वो इस तिमाही में केवल 1 रुपए बढ़ी। हालांकि मुनाफे में कमी के बावजूद एमके, शेर खान, प्रभुदास लीलाधर, मोतीलाल ओसवाल, जेफरीज, तमाम ब्रोकरेज हाउस ने रिलायंस पर बाय रेटिंग दी और लंबी अवधि में इसको 3205 रुपए तक के टारगेट दिए गए। सर, पहला सवाल जियो के नतीजों पर। जियो के नतीजों से क्या संकेत मिल रहे हैं? जियो का आरपीयू निराश करने वाला है, और यहां से दो महत्वपूर्ण चीजें हमें संकेत के तौर पर मिलती हैं। रिलायंस जियो का आरपीयू, जैसा शुभम ने बताया, कि केवल 1 रुपए बढ़ा, जो कि हालांकि ऑपरेशंस में रेवेन्यू में करीब 2.5% की बढ़ोतरी दिखाई देती है, जो कि जुलाई सितंबर के क्वार्टर में 5.4% थी। लेकिन अब रिलायंस के ऊपर इस बात का दबाव रहेगा कि वो आने वाले समय में टैरिफ बढ़ाए या अपने यहाँ दरों में बढ़ोतरी करे। और अभी हम हाल फिलहाल में एयरटेल के लिए भी इस तरीके के आकलन देख चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस बात की चर्चा थी कि बाद चुनाव को देखते हुए सरकार टेलीकॉम कंपनियों पर इस बात के लिए दबाव बना सकती है कि वो टैरिफ ना बढ़ाएं। पर रिलायंस के जियो के जो नतीजे बताते हैं कि रिलायंस की जियो की ग्रोथ, खासतौर पर सब्सक्राइबर्स का एडिशन और रेवेन्यू, प्रति सब्सक्राइबर रेवेन्यू की ग्रोथ अब रुकती और थमती हुई दिखाई दे रही है। यहां से जबकि 5G में नई सेवाएं देनी है, नया निवेश करना है, तो रिलायंस को अगली तिमाही में या साल की पहली तिमाही तक टैरिफ में या दरों में किसी न किसी तरीके की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। और खासतौर से इस स्थिति में जबकि रिलायंस को इस साल अगले वित्त वर्ष में यानी नए वित्त वर्ष में जियो नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़ा निवेश करना है। सर, इन कमजोर नतीजों के बाद भी तमाम ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं, ऐसा क्यों?
ब्रोकरेज हाउस के रिलायंस बाजार का लीडरशिप शेयर है। ब्रोकरेज हाउस के आकलन इसके बाद भी उनका मानना है कि जियो में ग्रोथ दिखाई दे रही है, सिक्वेंशियली भी ग्रोथ दिखाई दे रही है और सालाना आधार पर भी ग्रोथ दिखाई दे रही। ऑयल टू केमिकल बिजनेस में हालांकि भी गिरावट है, आने वाले समय में दबाव है, पर निर्यात ने, खासतौर से रिलायंस की निर्यात की बढ़ोतरी ने रिलायंस पेट्रोलियम को काफ़ी मदद की है और इसलिए नतीजे अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स को करीब से देखें शुभम, तो आपको दिखाई देगा कि कुछ टारगेट्स में ऊपर नीचे कमी जरूर की गई है, लेकिन रिलायंस बाजार का लीडरशिप शेयर है, इसलिए निवेशकों का विश्वास इसमें बराबर बना हुआ है और इसलिए हमने खराब नतीजों के बाद भी रिलायंस के स्टॉक्स में नई खरीद आती देखी और कीमतों में बढ़ोतरी भी देखी। बिल्कुल 2429 रुपए का अभी स्टॉक काम कर रहा है बाजार में और 2700 से 3200 रुपए तक के टारगेट हैं। तो अगर आप नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की सलाह पर निवेश करना चाहते हैं तो आपको ठीक ठाक अपसाइड का यहां पर मौका मिल सकता है। अब खबरें बजट से जुड़ी। देश में टैक्स से जुड़े पुराने मामलों को निपटाने के लिए एक और मौका दिया जा सकता है। विवाद से विश्वास जैसी योजना के बाद सरकार आगामी बजट में एक और ऐसी स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद क्या है कि मुकदमों में की संख्या में भारी कमी आ जाए। आयकर विभाग करदाताओं को नई विवाद समाधान योजना इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुकदमेबाजी में कमी आना जरूरी है और सरकार को टैक्स कलेक्शन भी इससे बढ़ सकता है। सर, पहला सवाल कि इस स्कीम की संभावना कितनी दिख रही है आपको? सरकारें आमतौर पर जब टैक्स नहीं वसूल पाती तब वो एमनेस्टी स्कीम्स लेकर आती हैं और ये हमने पर एक किस्म की रवायत सी बनती देखी है। पर हम कुछ आंकड़े देखें, सरकार को ऐसा करने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। 31 मार्च 2021 को जो 2 साल से ज़्यादा लंबे मामलों में लंबित राशि थी वो 6.58 लाख करोड़ रुपए थी टैक्सेशन के, जबकि 5 साल से ज़्यादा जो लंबित मामले हैं उनमें जो फंसी हुई राशि वो 3.4 लाख करोड़ रुपए है। और ये इनमें से भी जो डायरेक्ट टैक्स के या प्रत्यक्ष कर के मामले हैं उनमें फंसी हुई राशि जो है वो 2.87 लाख करोड़ रुपए है। इसमें इस राशि की वसूली का केवल एक ही रास्ता है कि सरकार फिर कोई रियायत दे, लोगों को एकमुश्त आकर अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का मौका दे और इसके जरिए उन्हें एकमुश्त राशि वसूली जा सके और टैक्स के डिस्प्यूट्स खत्म किए जा सकें। इस तरीके की कोशिशें इससे पहले भी होती रही। इस बात के संकेत हैं कि शायद इस बार बजट में राजस्व का अगले साल होने वाला दबाव उसको देखते हुए सरकार फिर एक बार ऐसा कर सकती है जिससे कि कम से कम 6-7 लाख करोड़ रुपए का टैक्स फंसा हुआ है विभिन्न विवादों में, उसमें थोड़ी कमी आ जाए। सर, बार बार इस तरीके की स्कीम्स लाना अच्छा नहीं माना जाता, फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल बराबर उठना चाहिए क्योंकि एमनेस्टी स्कीम्स टैक्स व्यवस्था की दृष्टि से अच्छी और नैतिक रूप से सही नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि टैक्स विवादों को या टैक्स चोरी में फंसे लोगों को एकमुश्त रियायत देना ईमानदार करदाताओं के साथ अन्याय होता है क्योंकि जो व्यक्ति नियमित कर देता है उसे ये मौका नहीं मिलता। लेकिन ये एमनेस्टी स्कीम्स 2 तरह से सरकारों की विफलता को प्रमाणित करती हैं। पहली चीज तो सरकार का इतना बड़ा विशाल तंत्र टैक्स वसूल नहीं पाता और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाता। लंबे समय तक डिस्प्यूट चलते रहते हैं। नंबर देखिए, अब 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ के टैक्स डिस्प्यूट खड़े रहते हैं। ये डिस्प्यूट 2 वजह से हो सकते हैं, सरकार की पैरवी में कमजोरी की वजह से या सरकार के कानून में विभिन्न तरीके के पेच की वजह से। नहीं तो टैक्स कानूनों में इतने डिस्प्यूट हमेशा से चलते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर भारत टैक्स के मुकदमों का ऐसा अजीब सा मकड़जाल बन चुका है कि सरकारें पहले टैक्स के मुकदमे करती हैं और उसके बाद उनमें छूट देती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ नोटबंदी के दौरान ही 2 बार सरकार को ने 2 टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी। उसके पहले एक IDS नाम की स्कीम आई थी, इसके बाद विवाद से विश्वास समाधान योजनाएं आई थी। तो अब एक किस्म की आदत बन गई है कि सरकार टैक्स सिस्टम की असफलता को, समय पर टैक्स न वसूल पाने की विफलता को अंततः किसी न किसी तरह से एमनेस्टी स्कीम देकर, रियायती स्कीम देकर आगे ले जाने की कोशिश करती है। टैक्स की व्यवस्था में एमनेस्टी स्कीम्स अच्छी नहीं मानी जाती, ये बात बिल्कुल सही है। एक और खबर बजट से जुड़ी। आगामी बजट में सरकार मिडिल क्लास को, खासकर सैलरीड क्लास के लिए अहम घोषणाएं कर सकती है। इसमें बेसिक डिडक्शन लिमिट बढ़ाने की प्रस्ताव है, टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है, 80C 80D जैसे डिडक्शन की लिमिट की वृद्धि भी शामिल है। चुनाव से पहले ये मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। ऐसे में संभावना ये है कि सरकार का जोर लोक लुभावन घोषणाओं पर रह सकता है। सर, कितनी संभावना है इसकी? बजट से पहले हम शुभम हमेशा इस तरीके की संभावनाएं, हर बजट से पहले उम्मीदें बनती हैं कि सरकार करदाताओं को बड़ी रियायतें देने जा रही है, 80C की बचत की सीमा में बढ़ोतरी करने जा रही है। लगभग बीता 1 दशक हो गया बचत पर टैक्स प्रोत्साहनों में या किसी तरीके के टैक्स प्रोत्साहन में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं
नहीं हुई। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 10 साल से सरकार की जो डायरेक्ट टैक्स पॉलिसी है आम टैक्स पेयर को लेकर, वो अंततः टैक्स रियायतें ना देने पर केंद्रित रही है, बल्कि बाकी सुविधाएं जो अलग अलग सिस्टम्स को आईटी एनेबल्ड बनाने के लिए, असेसमेंट के प्रोसेस को सुविधाजनक करने के लिए तक केंद्रित रहा है। यानी सरकार ने पिछले 10 साल में 80C की सीमा बढ़ाने के बाद, जो काफ़ी समय पहले बढ़ाई गई थी, उसके बाद से कोई सीधी बड़ी कर रियायत आम लोगों को नहीं दी है। और ये सरकार के दूसरे 5 वर्ष का आखिरी बजट होने वाला है। संभावना इस बात की है कि पूरे टैक्स सिस्टम में जो एक बड़ा बदलाव सरकार ने किया था, वो एक अल्टरनेट स्कीम दी थी सरकार ने बीच में, जिसमें उन नए टैक्स पेयर्स को शामिल होने का मौका दिया गया था जो बहुत ज़्यादा रियायतें नहीं चाहते और कम दरों पर टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं। इस स्कीम का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा, केवल 5 लाख टैक्स पेयर्स ने उसे अभी तक ऑप्ट किया। इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जो संकेत बता रहे हैं कि इस स्कीम में थोड़े से बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार एक कोशिश करेगी इसमें कि इस स्कीम में और ज़्यादा लोग आएँ। अब वो बदलाव कैसे हो सकते हैं? इसमें टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है और इसमें कुछ रियायतें जोड़ी जा सकती हैं जो शायद टैक्स पेयर्स के लिए बचत के तौर पर होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी रियायत इनकम टैक्स में आएगी संभावना इसलिए नहीं, क्योंकि अगर सरकार के राजस्व का आंकड़ा आप करीब से देखें तो बड़ा आउटगो टैक्स रियायतों के तौर पर 8 से 9,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स रियायतों के तौर पर इनकम टैक्स का कोई बड़ा आउटगो या रेवेन्यू का जो सेक्रीफाइस है, वो सरकार अगले साल के बजट में लेने की स्थिति में होगी। इस पर थोड़ा सा संदेह है। छटनी का सिलसिला आईटी स्टार्टअप कंपनियों में लगातार जारी है। आशंका ऐसी है कि दुनिया भर में अगले 6 महीने में 20,000 नौकरियां और छिन सकती हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि जिन लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा उनको 60 दिन की सैलरी दी जाएगी और निकाल दिया जाएगा। इस छटनी की वजह साफ है, मार्केट में धीमी मांग, मंदी का साया इसकी वजह बताई जा रही है। इस बीच दुनिया की 2 बड़ी कंपनियां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों को निकालने की घोषणा की है। गूगल ने 12,000 लोगों को और माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है। सर, आईटी सेक्टर में छटनी अब आपको लग रहा है कि लंबे समय चलने वाली? हमको लग रहा था ये दूसरा दौर, तीसरा दौर, लेकिन अब तो 6 महीने की बात हो रही है। हाँ, 6 महीने तक की बढ़ोतरी की बात, कटौती की बात हो रही। 1400 से 1500 लोग तो केवल इस साल की शुरुआत में ही, जनवरी के पहले 2-3 हफ्तों में निकाल दिए गए। अर्थव्यवस्था में जो मंदी की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं, उनका सीधा असर कंपनियों के आईटी इन्वेस्टमेंट पर और खपत पर पड़ रहा है। और अब चूंकि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहनी है, इसलिए कंपनियां अब अगले 1 साल 1.5 साल के लिए अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इस तरह से कर रही हैं जिसमें कि नई भर्तियां नहीं की जाएंगी और छटनी बढ़ाई जाएंगी। और ये रोजगार बाजार के लिए बेहद खराब खबर है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में आईटी सेक्टर ने और उससे जुड़ी सर्विस सेवाओं ने ही पिछले 1 दशक में सबसे ज़्यादा रोजगार दिए थे। भारत के स्टार्टअप स्पेस की स्थिति काफ़ी जटिल है। आप हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके की खबर देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स में छटनी हो रही है। तकनीकी कंपनियों में छटनी का एक और बड़ा असर जो हमको अगले 2 साल में 3 साल में दिखाई देगा, वो नई तकनीकों के विकास में कम निवेश के तौर पर भी होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमेशा ह्यूमन रिसोर्स के साथ शुरू होता है। और जब कंपनियां कर्मचारियों को वापस बाहर निकालेंगी, नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेंगी, तो बहुत सारी अगली जनरेशन की तकनीकों का विकास भी इस बार अगले 1-2 साल के लिए रुक सकता है, क्योंकि कंपनियाँ अब अपनी कॉस्ट कटिंग के मोड में जा रही हैं। अब अगली खबर जो है वो गोल्ड ईटीएफ से जुड़ी है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ का आकर्षण घटता दिख रहा है। साल 2022 में गोल्ड ईटीएफ का निवेश 90% तक घट गया और ये घटकर 459 करोड़ रुपए रह गया। एमफीका के आंकड़े आए, डेटा के मुताबिक इसके 1 साल पहले यानी 2021 में गोल्ड ईटीएफ में 4,814 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। सोने की कीमतों में इजाफा हुआ, ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई और महंगाई, ये कई वजह ऐसी हैं जिसकी वजह से गोल्ड ईटीएफ में निवेश घट रहा है। सर, अच्छे रिटर्न दिए गोल्ड ने पिछले साल, अगर आप देखें सालाना रिटर्न के हिसाब से गोल्ड सबसे ऊपर अच्छी एसेट रहा, 20-22% तक के रिटर्न दिए। उसके बाद भी निवेश टूटना, क्योंकि अब हम शुभम ऐसा लगता है इस गोल्ड ईटीएफ में निवेश में गिरावट की वजह है कि कीमतें इस स्तर तक जा चुकी हैं कि अब रिटर्न की संभावनाएं थोड़ी सीमित होती जाती हैं। और जैसे जैसे गोल्ड की कीमतें बढ़ती जाएंगी, इनकी अपर लिमिट, इनके बढ़ने की संभावनाएं सीमित होती जाएंगी। तो एक तो निवेशक अब उतनी बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं गोल्ड में, ईटीएफ में रिटर्न के तौर पर, जितनी बढ़ोतरी उन्हें 1 से 2 साल पहले मिली थी। तो एक तो वो पैसा है जो ईटीएफ से बाहर निकल रहा है, और जनरली भी एसआईपी से और म्यूचुअल फंड से और फंड से पैसे का विड्रॉल शुरू हो रहा है, जिसका असर में गोल्ड ईटीएफ पर दिखाई दे रहा है। गोल्ड के जो अपसाइड के हालांकि गोल्ड में की कीमतें ऊंची बने रहने की संभावना है, लेकिन यह भी बात ध्यान रखना जरूरी है कि ऊंची कीमतों पर जो प्रवेश करेगा बाजार में ईटीएफ में, उसके रिटर्न भी उतने ऊंचे आने वाले समय में नहीं होंगे। इस साल यानी 2023 में अल नीनो के लौटने का खतरा मंडरा रहा है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में
रिकॉर्ड गर्मी पड़ सकती है। इसकी वजह से ऐसी आशंका है। इस साल धरती के गर्म होने के 1.5 डिग्री का औसत दायरा पार हो सकता है। इसका असर भारत में मानसून समेत पूरे दुनिया के वेदर पैटर्न पर पड़ेगा। भारत में तो गर्मी रिकॉर्ड पड़ेगी ही, संग में आशंका ये भी है कि बारिश का भी पैटर्न बदल सकता है। सर, पहला सवाल तो ये एल नीनो है क्या, इसी को बता दीजिए। ये शुभम, ये हर साल भारत के मौसम वैज्ञानिक और पूरी दुनिया के मौसम वैज्ञानिक इस एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर बहुत करीब से निगाह रखते हैं। एल नीनो तब होता है जब इक्वेटोरियल पैसिफिक के आसपास समुद्री जल का तापमान सामान्य दिनों से ज़्यादा बढ़ जाता है और माना जाता है कि 20 साल में ऐसी परिस्थिति आती है जब पर्यावरण का परिवर्तन होता है और समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है और इसके बाद बहुत भारी एनर्जी है, बहुत भारी हीट बाहर निकलती है जो हवाओं पर तैरकर दुनिया के हिस्सों में और भारत की तरफ आती है। भारत के लिए एल नीनो को बहुत करीब से इसलिए देखा जाता है क्योंकि इसका सीधा असर भारत के मानसून पर, भारत के मानसून के पर दिखाई देता है। जो ताज़े आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज है वो करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है इस साल एल नीनो का। और इसलिए इस साल भारत की गर्मियां तो प्रचंड होने वाली ही हैं। पूरे दुनिया में सूखे को लेकर, बारिश की कमी को लेकर अब मॉडल और नए तरीके के आकलन होना शुरू हुए। इसलिए हम इसको समय से पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भारत के लिए एल नीनो हमेशा बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है और जब भी एल नीनो जैसी परिस्थिति समुद्र में या पर्यावरण में बनी है तो उसका असर भारत में बारिश पर जरूर दिखाई दिया है। सर, मानसून को लेकर अब क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं आपको? अभी तत्काल हमारे पास कोई मॉडल्स नहीं है क्योंकि अभी एल नीनो बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर पुराने संभावनाओं को आप देखा जाए तो 2009 में भारत ने एक बड़ा सूखा देखा था और जब भी एल नीनो जैसी गतिविधियां दिखाई देती हैं तो भारत में मानसून की पर और बारिश पर असर पड़ता है और इसलिए शायद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या दुनिया के जो मौसम वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इस बात की चेतावनियां दे रहे हैं कि भारत के मौसम विभाग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एल नीनो की गतिविधियों की करीब से परीक्षण करे क्योंकि अब यहाँ से लेकर ये परिस्थिति बननी दिखाई देगी। अप्रैल मई जून तक हमें एल नीनो की परिस्थितियों की तस्वीर स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी और यही वो समय होता है जब एल नीनो की हीट हिट करती है और उसी समय बादल बनने की या मानसून बनने की प्रक्रिया होती है। तो इस साल मौसम वैज्ञानिकों की फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, वो काफ़ी गहराई से इस घटनाक्रम को देख रहे हैं जो समुद्र में बदलाव हो रहा है और क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा असर भारत की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अब दिन की सबसे बड़ी खबरें। पहली खबर म्यूचुअल फंड से जुड़ी। दिसंबर महीने में म्यूचुअल फंड के बंद होने की संख्या रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। एक महीने में 15 लाख से ज़्यादा एसआईपी खाते बंद हुए। एमफी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले 6 महीने के औसत से 40% ज़्यादा है। दूसरी तरफ दिसंबर में नए सिप अकाउंट खोलने की संख्या 23,24,000 रही। इस तरह कुल सिप अकाउंट बढ़कर 6 करोड़ 12 लाख हो गए हैं। इनके जरिए मंथली करीब 13,000 करोड़ का निवेश, 13,500 करोड़ रुपए का निवेश म्यूचुअल फंड में पहुंचता है। एमफी के आंकड़ों में एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई। देश के टॉप 30 शहरों से इतर छोटे शहरों और कस्बों से भी म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ रहा है। दिसंबर तिमाही में म्यूचुअल फंड एसेट में 11% की बढ़ोतरी इन्हीं शहरों और कस्बों से देखी गई। करीब 7 लाख करोड़ का 6.96 लाख करोड़ रुपए का जो AUM है वो इन्हीं छोटे शहरों से और कस्बों से आ रहा है। सर, सिप अकाउंट अचानक क्यों बंद होने लगे, ये तो बड़ी चिंता है क्योंकि इन्हीं के भरोसे तो पूरा बाजार था। म्यूचुअल फंड निवेश पर कुछ भरोसा डगमगा रहा है। अगर हम आंकड़े करीब से देखें शुभम, सिप अकाउंट बंद होने की, तो हमने अप्रैल से सिप अकाउंट बंद होने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी देखी थी और अप्रैल के आसपास जो मंथली आधार पर सिप अकाउंट बंद होने की संख्या थी वो 8 से 10 लाख के आसपास तैर रही थी और अब अचानक बढ़कर वो 15 लाख पर पहुंच गई। इसकी एक बड़ी वजह ये कि एक तो पूरा वित्त वर्ष खत्म हुआ और वित्त वर्ष के बाद निवेशकों को अपने रिटर्न की तस्वीर सामने आती दिखाई दी। 2020-21 में हमने देखा था कि जो लार्ज कैप इक्विटी फंड थे उन्होंने 16% और 26% के रिटर्न दिए थे, लेकिन इस साल 2022 का जब साल खत्म हुआ 31 दिसंबर को तो ये रिटर्न केवल 4% रह गए। यानी जितना म्यूचुअल फंड का रिटर्न बीते 2 वर्षों में मिला था उतना उसका 1/3 1/4 रिटर्न 2022 में रह गया है। यही हमने देखा कि फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिटर्न में भी गिरावट आई है, मिड कैप फंड्स के रिटर्न में भी गिरावट आई है। तो पूरा जो म्यूचुअल फंड बाजार जो शेयर बाजार के नक्शे कदम पर चलता है, चूंकि शेयर बाजार में रिटर्न 4% 4.5% रहे, तो हमने औसत म्यूचुअल फंड के निवेश में तेज गिरावट देखी और यही वजह है कि SIP में नया पैसा डालने वाले लोग भी नहीं आगे आए और पुराने SIP बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो म्यूचुअल फंड बाजार के लिए चुनौतीपूर्ण है। पर इसमें केवल एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें उम्मीद बंधाती है, वो ये कि जो नए सिप हैं उनके रजिस्ट्रेशन की रफ्तार अभी बनी हुई है। यानी जो नए निवेशक हैं उन्होंने आना शुरू किया है और औसतन अगर आप अप्रैल से देखें तो 20 से 22 लाख के आसपास नए सिप
पर मंथ इसमें जोड़े जा रहे हैं। सर, भारत के बचत का जो ताजा व्यवहार हमारे सामने आया है, आपको लगता है उसके भी कुछ डॉट्स इससे जुड़ रहे हैं? हाँ, भारत की बचतों में हमने विस्तार से जब इकोनॉमिका में चर्चा की थी बचतों पर, तब हमने बताया था कि भारत में पिछले 2 साल के अंदर बैंकों से निकली हुई बचतों का एक हिस्सा तो खर्च और खपत में गया, महंगाई के कारण, वेतन न बढ़ने के कारण, लेकिन जो बचतें वहाँ से निकली उनका एक हिस्सा म्यूचुअल फंड निवेश में भी गया था। और इसलिए म्यूचुअल फंड के में निवेश में, SIP में पिछले 3-4 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन अब वो बचतें टूट रही हैं, कुछ तो बचतें महंगाई के कारण टूट रही हैं, तो SIP का एक हिस्सा शायद निकलकर सामान्य खर्च में बाकी जगह भी जा रहा है, और दूसरा में कुछ थोड़ा बहुत पैटर्न के तौर पर चेंज दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश के तौर पर, या कुछ नए विकल्पों की तरफ, निवेश की तरफ दिखाई दे रहा है। बचतों की दृष्टि से, म्यूचुअल फंड की बचतों की दृष्टि से ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्योंकि शुभम, इस साल भारतीय शेयर बाजार में रिटर्न को लेकर काफ़ी ऊहापोह है, असमंजस है। साल शुरू हो चुका है, क्या भारत का शेयर बाजार पिछले साल जितना भी रिटर्न दे पाएगा या पिछले साल 4% के रिटर्न को बीट करेगा? भारत के शेयर बाजार का रिटर्न फिलहाल अगर इस साल देखा जाए तो महंगाई से कम रहा है, इस साल महंगाई की दर से कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? ये सवाल बेहद अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है। और अगर महंगाई की दर ऊंची रहती है, ब्याज दरें और कर्ज की दरें ऊंची रहती हैं, तो म्यूचुअल फंड में नए निवेश में गिरावट का रुख थोड़ा लंबा चल सकता है। अगली बड़ी खबर है यस बैंक से जुड़ी। यस बैंक को लेकर 2 खबरें आई, दोनों खबरें खराब हैं। पहला ये कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक के AT1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के फैसले पर रोक लगा दी, और दूसरी खबर थी कंपनी के तिमाही नतीजे। वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 80% घट के 51-51.5 करोड़ रुपए रह गया। अब पहले बात करते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की। तो RBI ने बैंक में एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया था। जब इसके डूबने की स्थिति आ गई थी तो एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ, उसने 2020 में 8300 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डाल दिया था। अब जो लोग इसके खिलाफ थे, जिसमें एक्सिस ट्रस्टी सर्विस थी, 63 मून्स थे, जैसे बॉन्ड होल्डर्स थे, ये गए कोर्ट में। इन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, तो कोर्ट ने इस फैसले पर लगा दी रोक। अब इस पहले फैसले को समझिए, रोक को समझिए, उससे पहले समझते सर ये AT1 बॉन्ड क्या होते हैं? जो AT1 बॉन्ड एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैंक आमतौर पर इक्विटी के बदले, इसको सीनियर इक्विटी माना जाता है परपिचुअल बॉन्ड के तौर पर जारी करते हैं, जो जिसमें निवेशकों को बैंक सामान्य दिनों से ज़्यादा या सामान्य FD से ज़्यादा ब्याज दर देता है। निवेशक के पास इस बात का कोई अधिकार नहीं होता कि इसका पैसा वो वापस ले सकेगा। बैंक्स इसका इस्तेमाल सीनियर इक्विटी के तौर पर करते हैं, और RBI ने इसकी इजाज़त दी थी। पर एस बैंक का पूरा AT1 बॉन्ड का मुद्दा इस बुरी तरह अब उलझ गया है कि वो बैंक के लिए और भारत के वित्तीय बाजार के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। AT1 बॉन्ड्स का इस्तेमाल आमतौर पर बैंक्स लंबी अवधि के पैसे जुटाने के लिए करते हैं। मतलब आप समझे कि आप मालिक तो बन गए कंपनी के, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है। हाँ, पैसा आपको निश्चित मिलेगा, जैसे बॉन्ड पे मिलता है तो पैसा मिलता रहेगा। कंपनी डूबी तो कुछ नहीं मिलेगा। AT1 बॉन्ड मोटे तौर पर ये वाले। एक चीज़ और भी है कि बैंक अगर संकट में है तो वो इस बॉन्ड पर ब्याज देना भी बंद कर सकता है, ये उसकी शर्तों में शामिल होता है। तो जब AT1 बॉन्ड में निवेश करने वाला, खरीदने वाला कोई निवेशक बात करता है, शर्त करता है, तो उसमें ये शर्त शामिल होती है। ये वाली शर्त लेकिन जनरली आपको छोटे वाला स्टार जो होता है ना, शर्तें लागू, उनमें लिखी दिखेगी, क्योंकि जब AT1 बॉन्ड्स बेचे जाते हैं बैंकों की तरफ से तो यही कहा जाता है एक बार खरीद लीजिए, जीवन भर आप रिटर्न कमाइए। सर, अब आते हैं मामले पे। ये पूरा मामला क्या है यस बैंक का? मामला पेचीदा है, और एस बैंक की जो स्थिति है बाजार में, शेयर बाजार में आज एस बैंक की जो पिटाई देखी, 12% के आसपास स्टॉक गिरा, वो इस मामले के तह से निकलता है। और यहाँ आपको दिखाई देगा इस मामले के तह में जाने पर शुभम कि भारत के 2 रेगुलेटर्स के बीच में तालमेल ना होने के कारण निवेशकों की कितनी वेल्थ इरोड हुई और एस बैंक कैसे चुनौती में जाकर फंस गया। हुआ ये कि मार्च 2020 में एस बैंक गहरी संकट में फंस गया था। आपको याद होगा जब एस बैंक के डिफॉल्ट होने का रिस्क था और RBI ने एस बैंक के कामकाज रोक दिए थे, और क्योंकि बैंक के पास अंडर कैपिटलाइज था। और इसके बाद रिजर्व बैंक ने मार्च में एक बार मॉरिटोरियम लगाया था और एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एस बैंक की पूरी स्कीम जारी की थी। उस स्कीम में AT1 बॉन्ड का जिक्र था, और AT1 बॉन्ड के नॉर्मल नियमों के तहत यह कहा गया था कि AT1 बॉन्ड को बैंक जब चाहेगा तो राइट डाउन कर देगा, यानी उन्हें जब चाहेगा तो उनकी का भुगतान या उनका पैसा देना बंद कर देगा। इसके बाद बीच में आई सरकार ने एक एस बैंक के बेलआउट की स्कीम घोषित की। उस बेलआउट की स्कीम में कई सारे सरकारी बैंकों को शामिल करके इस बैंक को बेलआउट दिया गया। उस बेलआउट की प्रक्रिया में जो समझौता हुआ उसमें AT1 बॉन्ड को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं थी, काफ़ी धुंधलापन था।
और इसलिए जब यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन के बाद बाहर निकला तो उसके मैनेजमेंट ने, चूंकि बैंक संकट में था और संकट में होने पर बैंक को ये सुविधा थी कि वो इन बॉन्ड को राइट डाउन कर सके, खत्म कर सके, बंद कर सके, तो उसने ये आदेश दे दिया। वहां से AT1 बॉन्ड के जो निवेशक थे वो अदालत पहुंचे और अदालत में हाई कोर्ट ने इस बैंक को का वो आदेश, यानी उन बॉन्ड को खत्म कर देने का, उनको नष्ट कर देने का, उनको नल एंड वाइट कर देने के आदेश पर रोक लगा दी। 8,300 करोड़ रुपए की देनदारी तकनीकी तौर पर अब इस बैंक के सर पर आकर खड़ी हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि संकट में फंसे इस बैंक के बेल आउट तक आने के बीच में इस AT1 बॉन्ड की व्यवस्था का क्या होगा। अब शायद रिजर्व बैंक भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस बैंक तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही, इस बैंक ने व्यवहारिक रूप से उसके सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर किस दिशा में जाएगा आगे ये फैसला, क्या होता है आपको दिख रहा है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। शुभम, मामला पेचीदा है। अब सुप्रीम कोर्ट को एस बैंक और सरकार को, एस बैंक और RBI को काफ़ी हद तक कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये जो गफलत थी दो फैसलों के बीच में, इस गफलत के आधार पर ही अपना फैसला दिया है। अब ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है, कायम रखता है, यानी एस बैंक से कहता है कि वो AT1 बॉन्ड धारकों को 8,300 करोड़ रुपए के बॉन्ड का भुगतान करे, तो फिर इस बैंक को अपनी इक्विटी में हिस्सेदारी देनी पड़ सकती है, शेयर देने पड़ सकते हैं, क्योंकि AT1 बॉन्ड्स को सीनियर इक्विटी के तौर पर माना जाता है। अब ये कैसे होगा? ये भारत में पहली बार होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, रिजर्व बैंक को तय करनी पड़ेगी। और अगर रिजर्व बैंक इस बात के लिए कन्विंस कर पाता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो हाई कोर्ट के फैसले को पलट दे, तो एस बैंक इस मुश्किल से बाहर निकल आएगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, एस बैंक इस तूफान में फंसा रहेगा, और उस तूफान में फंसे होने के कारण एस बैंक के स्टॉक में गिरावट आई। एक तो एस बैंक के नतीजे बाजार के लिए निराश करने वाले थे, उसके बाद ये देनदारी जो सर पर आकर खड़ी हो गई तकनीकी तौर पर। हालांकि निवेशकों को ये पता है कि AT1 बॉन्ड परपेचुअल बॉन्ड होते हैं, इन पर पैसा रिटर्न नहीं होता है, लेकिन इस गफलत का कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा, और जब तक नहीं निकलेगा तब तक एस बैंक का स्टॉक बाजार में हिचकोले खाता ही रहेगा। इसके अलावा आए यस बैंक के नतीजे। तो नतीजों की बात करें तो तीसरी तिमाही में प्रोविजनिंग बैंक की 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। पिछली तिमाही में प्रोविजनिंग थी 375 करोड़ रुपए की, और अब बढ़कर हो गई 845 करोड़ रुपए की। प्रोविजनिंग ज्यादा रखनी पड़ी, इसलिए मुनाफा घट गया। मुनाफा 80% की कमी आई। सर नतीजों पर कोई टिप्पणी आपकी? एस बैंक के नतीजे तो प्रोविजनिंग के कारण खराब आए ही, और आमतौर पर जो बाजार में बैंकों के नतीजे थे उनकी प्रक्रिया से उल्टे ही थे। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा निगेटिव असर एस बैंक के स्टॉक पर हमें इस AT1 बॉन्ड के पूरे विवाद का दिखाई दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती AT1 बॉन्ड को लेकर अगले 2 महीने में 3 महीने में एस बैंक के सामने ये होगी कि इस मामले से वो कैसे निकलेगा, और जब तक इससे नहीं निकलेगा इस बैंक का स्टॉक थोड़ा सा जोखिम भरा निवेश रहेगा। बुरे चक्कर में फंस गया यस बैंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप देखिए मनी सेंट्रल झटपट। केंद्र सरकार एक यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज आईडी सिस्टम बनाने पर काम कर रही है। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME को क्रेडिट रेटिंग मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। नए सिस्टम के तहत MSME ग्रुप बनाकर बैंक से राशि उधार ले सकेंगे। रेटिंग एजेंसियों को इसमें MSME की ऋण क्षमता का आकलन करने में भी मदद मिलेगी। 13 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $10 अरब बढ़कर $572 अरब के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीने के उच्चतम स्तर पर है। 6 जनवरी को खत्म हफ्ते के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $561 अरब के करीब था। इस दौरान भारत का जो गोल्ड रिजर्व है वो भी $1 अरब से बढ़कर $82 अरब के करीब पहुंच गया। 43 मान लीजिए 82.89 अरब है एग्जैक्ट। रुपए की बात करें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के चलते सोमवार को रुपया काफी मजबूत हुआ। 19 पैसे की बढ़त के साथ खुला। पहली बार 80 के स्तर पर आया। 2 महीने में पहली बार 80 के स्तर पर आया। वजह वही डॉलर इंडेक्स में नरमी और कच्चे तेल की कीमतों में जो नरमी है, ये 1-2 वजह हैं। शेयर बाजार में भी लगातार तेजी बनी हुई है। ये भी एक वजह है कि जिस वजह से रुपए को मजबूती मिली है। कोविड के बाद घरों की बिक्री में आई तेजी में अब सुस्ती के संकेत दिख रहे हैं। कुछ बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों की सेल्स बुकिंग में गिरावट देखी जा रही है, या फिर बुकिंग में जारी तेजी अब थमती नजर आ रही है। रीजन ये है कि पेंटअप डिमांड थी, वो खत्म हो गई है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं और प्रॉपर्टी की कीमतों में मटेरियल महंगा होने की वजह से बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से घर खरीदारों की ओर से मांग में कमी देखी जा रही है, और ये नरमी 3 से 6 महीने तक जारी रह सकती है। सर कोई टिप्पणी आपकी? होम डिमांड्स में गिरावट आना
ताज़ा घटनाक्रम है जो अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी के असर के तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। क्या ये रुख आने वाले समय में बना रहेगा, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ेंगी और अगर बना रहेगा तो फिर ये जो पूरा रियल एस्टेट मार्केट जिसमें हमने पिछले 6 महीने में एक अच्छा खासा रिवाइवल देखा था, उसके ढलान पर जाने की संभावना बनती दिख रही है। चलिए, अब समय अरमानों की चिट्ठी का। सुनिए आप, आज एक जोमेटो स्विगी की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय ने वित्त मंत्री को अपने अरमान कैसे लिखे हैं, इस बजट से जुड़े। डाकिया आया, डाकिया आया। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, देश के लोगों के अरमान क्या पूरा कर पाएगा बजट 2023? कोने कोने से देश के लोग भेज रहे हैं वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियाँ। एक ऐसी ही चिट्ठी मेरे हाथ में है। चलिए देखते हैं किसने ये चिट्ठी भेजी है और वो क्या गुहार लगा रहा है वित्त मंत्री जी से। यूपी के उन्नाव से है चिट्ठी, और चिट्ठी लिखी है राकेश ने। राकेश क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री से, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मैडम जी नमस्ते, हमारा नाम राकेश है, यूपी के उन्नाव ज़िले के रहने वाले हैं। फ़िलहाल मुंबई के धारावी में रहते हैं, बीए पास हैं। गांव के कुछ लड़के मुंबई में काम करते हैं तो उन्हीं के सहारे मुंबई आ गए। अभी ज़ोमैटो के लिए डिलीवरी करते हैं, इससे पहले स्विगी में कर रहे थे। ओला ऊबर में ड्राइवर का काम भी कर चुके हैं। बार बार नौकरी बदलना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, हम जैसों की नौकरी का कोई ठौर ठिकाना थोड़े ही है। कभी कहीं तो कभी कहीं। देखते देखते 3 साल हो गए मुंबई में। 10 नौकरियां तो बदल ही चुके होंगे। पेट जो ना करा दे वो कम। एसी और वॉशिंग मशीन भी रिपेयर कर लेते हैं। अर्बन कंपनी में भी काम किया था 6 महीने। आज चौल में ही है। छुट्टी आराम के लिए नहीं, मजबूरी में करनी पड़ी है। कल डिलीवरी करने जा रहे थे, बारिश में बाइक फिसल गई, पाँव में चोट लग गई। दर्द बहुत ज़्यादा था तो कहीं जा नहीं पाए। आज दिहाड़ी मारी गई। दवा पट्टी पर खर्चा हो गया वो अलग। खैर, रोज़ाना 1 GB डेटा वाला प्लान ले रखा है इंटरनेट का, वो भी ख़त्म हो गया। लेटे लेटे ख्याल आया क्यों ना आपको अपना दर्द लिख भेजूं। बजट आ रहा है, शायद हमारे जैसों पर सरकार को कुछ तरस ही आ जाए। मैडम, पहले तो यही तकलीफ़ सीना चाक कर देती है कि तमाम पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, और मिल भी जाए तो कुछ पक्का नहीं। बाकी लोग 8-9 घंटे काम करते हैं और हमें 12-14 घंटे काम करना पड़ता है। चलिए, मेहनत से तो नहीं डरते, लेकिन इतनी मेहनत के बाद सही मेहनताना तो मिले। 700 से 1000 रुपये रोज़ाना कमा भी लें तो क्या गारंटी कि महीने में 30 दिन काम मिल जाएगा। और 20-22 दिन काम मिल भी जाए तो 18-20 हज़ार में मुंबई में कैसे गुजारा होता है वो हम ही जानते हैं। मैडम जी, अब इतना तो समझ गए हैं कि बीमा कराना ज़रूरी है। अब पक्की नौकरी वालों को तो पीएफ भी मिलता है और मेडिकल भी, एक्सीडेंटल बीमा भी। लेकिन हमारे लिए ना तो हमारी कंपनी सोचती है और ना ही सरकार। अब आप सोचिए, बारिश में भीगे हम, कस्टमर की गाली सुने हम, जाम का जाम झेल कर एक्सीडेंट का रिस्क लेकर गाड़ी चलाएं हम, और मुनाफा काट रही कंपनी और टैक्स कमाकर सरकार। हम तो कंपनी के खिलाफ हड़ताल भी नहीं कर सकते, वरना खाएंगे क्या। कोई कह देता है कि ओला चला लो वो अच्छा है, वो चलाई। फिर कोई बोला कि ऊबर चलाओ वो अच्छा है, और ऐसे ऐसे करके सब कर लिया। लेकिन सही बता रहे हैं कि सब में हाल तो एक जैसा ही है। मैडम जी, अपनी तो कट रही है, लेकिन पत्नी को गांव छोड़ा हुआ है। बच्चा वहीं गांव के स्कूल में है। यहाँ एक कमरे में 4 लोग रहते हैं ताकि 4 पैसे बचा सकें, गांव भेज सकें। इतने पैसे बचते नहीं हैं
और जो बचते हैं वो इतने नहीं कि बच्चा बड़ा होकर कुछ बन सके। अगर इस बार के बजट में आप थोड़ी मेहरबानी कर दें, हमारे लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था कर दें, फ्री इलाज की व्यवस्था कर दें, हमारी कंपनियों को हम जैसों के प्रति उदार बना दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अगर हम लोगों का भी पीएफ कटने लगे, अगर सरकार कोई और व्यवस्था करे, कुछ और सुविधाएं दे, तो शायद इस हाल में भी थोड़ा आराम मिल जाए। अगर ये चिट्ठी आप तक पहुँचे तो सोचिएगा मैडम एक बार। मेरे जैसे लाखों राकेश आपको दुआ देंगे, आपसे बहुतों की उम्मीद है। ऐसे ही का तमाम